नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल GSY11 सर पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जानने वाले हैं। इससे संबंधित जिस थ्योरी है उस सब को हम आज से एक नज़रों में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास का पदार्थ है। तो बच्चों, पदार्थ को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं ये पहले जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि पदार्थ आखिर है क्या। बच्चों, जो हमारे ब्रह्मांड में जितने सारे वस्तुएं हैं वो सभी पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं। इन वैसा ब्रह्मांड में ऐसी सारी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान, आयतन एवं जगह घेरता हो उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो देखते हैं पदार्थ को आखिर हम लोग कितने प्रकार से वर्गीकृत किए हैं। पदार्थ को दो भागों में बांटे हैं साहब। एक भौतिक वर्गीकरण किए हैं और एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ये जो रासायनिक वर्गीकरण है उसे हम लोग आगे देखेंगे। इस चैप्टर में जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसमें हम लोग पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण ही देखेंगे, जिसमें पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। और आगे ये भी पढ़ेंगे कि पदार्थ की और 2 अवस्थाएं होती है: प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बच्चों को बता दें कि सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर बैठें। जो महत्वपूर्ण आपको नज़र आए उसे नोट करते जाएँ। तो देखिए बच्चों, पदार्थ आखिर है क्या? पदार्थ कहेंगे किसे? तो पदार्थ ब्रह्मांड में ऐसी सारी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं। यानी हमारे आसपास, हमारे वातावरण में जितने सारी आप वस्तुएं देख रहे हैं, खुद मानव भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। याद रहे, प्रकाश को छोड़कर, हमारे ब्रह्मांड में प्रकाश को छोड़कर जितनी सारी वस्तुओं आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? पदार्थ है। तो जैसे में, तो आप सब जानते होंगे, जैसे में जो पेन हुआ, कॉपी हुआ, बेंच, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? पदार्थ है। ये सब क्या करते हैं? जगह घेरते हैं। उसके अलावे जो पदार्थ है वो हवा भी है। हवा क्या है? हवा भी एक प्रकार क्या है? पदार्थ। क्यों? क्योंकि हवा में बल होती है। इसे आप पकड़ नहीं सकते पर इसे महसूस कर सकते हैं और इसमें एक बल होता है। तब तो जब आंधी आता है, यानी तूफान आता है, हवा का तूफान आता है, तो वस्तुएं उड़ जाती है, यानी कि इसमें बल पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ हम लोग समझ गए। पदार्थ में आ जाता है कौन? बहुत जितने सारे वस्तुएं हैं, जो हवा भी आ जाता है क्या? पदार्थ में। जैसे हवा में क्या? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब क्या है? सब पदार्थ है। आगे देखते हैं पदार्थ के कणों का भौतिक गुण। याद रहे, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ कणों से बना होता है, बहुत छोटे छोटे कण से। यह सतत नहीं होते बच्चों। पदार्थ के कण जो है सतत नहीं होता, यानी सभी पदार्थ के कण बराबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं। और पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। यानी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। पदार्थ के कणों के बीच कैसा बल पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे अंतरानुक बल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण। इनके गुण क्या है कणों का? तो देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं, गति करते रहते हैं। यानी पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। ये बच्चों, जब कोई पदार्थ गति करेगा तो उसके अंदर क्या होगा? एक गतिज ऊर्जा होगा। तो पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं। बच्चों, जब पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत छोटा छोटा, और इनके बीच समझिए कि जो स्थान बच रहा है वो क्या है? रिक्त स्थान है। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान। और जिस पदार्थ के कण के बीच ज़्यादा रिक्त स्थान पाया जाएगा उसे संकुचित किया जा सकता है। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। ये तो 2 हुआ। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों, जो पदार्थ के कण है
एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। आपको आगे बताएंगे, अगले चैप्टर में बताएंगे, सबसे लास्ट चैप्टर में, कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। और ये भी बताएंगे आपको कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अतः ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जितना ज़्यादा आकर्षित करते हैं, जितना ज़्यादा एक दूसरे पर बल लगाते हैं, उतना आकर्षण बल अधिक होता है। और जिसमें आकर्षण बल जितना अधिक होगा, उसके कणों का गतिज ऊर्जा उतना कम होगा। याद रहे, आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पदार्थ की अवस्थाएं। बच्चों, पदार्थ, भौतिक रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। जो मूल रूप से कहा जाए तो पदार्थ की 3 ही अवस्था होता है। ऐसे तो पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया, 5 अवस्था होते हैं। एक चौथी अवस्था प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो आगे देखेंगे हम लोग। तो मूल रूप से पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो देखते हैं आगे। हमारा मानव शरीर, बच्चों, हमारा मानव शरीर भी 3 अवस्थाओं में विभाजित हो सकता है। हमारा मानव शरीर जो है 3 अवस्था में विभाजित है। कैसे देखते हैं? हमारे अंदर जो हड्डियां हैं, वो देखिए, हड्डियां जो है ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। ब्लड, यानी हमारे शरीर के अंदर ब्लड दौड़ रहा है हमेशा, कितना की स्पीड से? 120/80 के स्पीड से। तो वो क्या है? एक लिक्विड है, लिक्विड। तो क्या हो गया? द्रव। और हमारा फेफड़ा जो है हवा को खींचता है। हमारा फेफड़ा हवा को क्या करता है? खींचता है। तो हवा एक क्या है? गैस है। यानी हमारा शरीर 3 पदार्थ के 3 अवस्था से मिलकर बना हुआ है, ठोस, द्रव और गैस से। ये हम लोग देख चुके हैं। चलिए देखते हैं अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था। बच्चों, ठोस अवस्था किसे कहते हैं? ठोस कहते हैं किसे, ये जानते हैं। याद रहे कि ठोस पदार्थ के उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें आयतन और आकार निश्चित होता है। जिसमें आयतन और आकार निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे कोई भी आप पत्थर या ईंट ले लें, उसे यदि बीच से आप विभाजित भी कर दें तो इसका आकार अपने आप नहीं बदल सकता। इसे रखने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता न होगी, यानी आप इसे साधारण रूप से भी रख सकते हैं। तो इसका आकार निश्चित होता है, और जो इसका आयतन होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस, तो हम लोग क्या सीखे? यह निश्चित आकार का होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है, यानी कि इसकी जो सीमा, यानी इसका जो आकार होता है क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित आयतन होता है इसमें। ठोस में क्या होता है? निश्चित आयतन पे आ जाता है। इनकी संपीडितता नगण्य होती है। कोई भी ठोस है उसको संपीडित आप नहीं कर। संपीडित कहा जाता है जब उनके कणों के बीच की दूरी को घटा दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? संपीडितता। तो ये भी बहुत नगण्य होता है, कम पाया जाता है। और ठोस बहुत दृढ़ होता है, बहुत कठोर होता है। ये था ठोस का गुण। चलिए आगे देखते हैं द्रव का गुण। ठोस में कैसे कौन कौन आ जाएगा? लोहा आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा, ईंट आ जाएगा। ये सब क्या है? ठोस है। चलिए आगे देखते हैं द्रव अवस्था। द्रव तरल होते हैं। बच्चों, द्रव जो है तरल, यानी ये बह सकते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? बहाव पाया जाता है। यदि 1 गिलास पानी को आप उलट दें, इसको रखने के लिए, द्रव को रखने के लिए किसी ठोस के पात्र की आवश्यकता होगी, किसी पात्र की आवश्यकता होती है। इसे पात्र में ही रख सकते हैं, अन्यथा ये बह जाएगा। यानी द्रव तरल होते हैं और इसमें बहाव पाया जाता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, वे बर्तन का आकार लेते हैं। वे बर्तन, यानी जिस बर्तन में आप इसे रख देंगे, द्रव को जिस बर्तन में रख देंगे वो वैसा ही आकार ले लेगा।
जैसे बच्चों आप दूध जो है पीते होंगे ग्लास से, तो दूध ग्लास का रूप में ले लेगा। यदि दूध आप किसी कप से पीजिएगा, कप से, तो वह कप का आकार ले लेगा। यदि वही दूध को आप थाली में डालें तो वो थाली का आकार ले लेगा। यानी यह बर्तन के आकार में ढल जाता है, इसका कोई अपना आकार होता नहीं है, परंतु इसका द्रव्यमान यानी आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रवों में बहुत कम संपीडिता पाया जाता है। बच्चों इसमें भी संपीडिता लगभग कम ही पाया जाता है, पर ठोस से अधिक पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं गैस का। गैसीय अवस्था। बच्चों गैसों में बहाव होता है, गैसों में बहाव होता है, इस गैस में बहुत तेज़ी से बहाव होता है। गैसों में संपीडिता अधिक होती है। बच्चों संपीडिता यानी इसे बहुत संकुचित किया जा सकता है। आप देखते होंगे एलपीजी सिलेंडर में गैस ही रहता है, पर उसके अंदर द्रव अवस्था में गैस जो होता है द्रव अवस्था में होता है, यानी उसे लिक्विडिफाइड कर दिया जाता है। और उसको करने के लिए बहुत ही निम्न ताप और उच्च दाब पर उसे भरा जाता है सिलेंडरों में, तब वो दाब के कारण किस अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था में आ जाता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है। बच्चों कहीं कितना भी, कभी गर्मी के दिन में कहीं कहीं हवा उड़ जाता है, कहीं अधिक हो जाता है। यही कारण है कि तूफान आ जाता है, हवा तेज़ हो जाती है। हवा उड़ जाने के कारण ही हवा का घनत्व एक किसी निश्चित स्थान पर निश्चित नहीं पाया जाता। वैसे ही गैस में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आप गैस का कोई आकार नहीं देख सकते, गैस में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। आप पदार्थ की अवस्थाओं में क्या करके परिवर्तन कर सकते हैं? बच्चों यानी कि यदि कोई पदार्थ गैस अवस्था में है, गैस में है, तो उसे आप कैसे लिक्विड में ला सकते हैं, कैसे लिक्विड में ला सकते हैं, और कैसे आप ठोस में ला सकते हैं। तो यानी गैस से लिक्विड और लिक्विड से ठोस कैसे ला सकते हैं, या ठोस से द्रव और द्रव से गैस, कौन सी नियम विधि या किसे परिवर्तित करके लाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा वातावरण में जो पानी है वो पदार्थ के तीनों अवस्था में साधारणतः पाया जाता है, हमेशा पाया जाता है। इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता होती नहीं है, ये पाया ही जाता है। जैसे यह ठोस अवस्था में पाया जाता है तो बर्फ़, द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पानी, और गैसीय अवस्था में पाया जाता है तो वाष्प। गैसीय अवस्था में क्या पाया जाता है? वाष्प। ये तीनों अवस्था सिंपल विधि से ही पाया जाता है। गर्म करने पर बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित होता है। आप समझ रहे हैं कि जब बर्फ़ होता है, बर्फ़ यानी ठोस अवस्था में होता है, तब उसको गर्म करते हैं, तो गर्म होने पर वह क्या किस में बदल जाता है? पानी में। और पानी को यदि गर्म करते हैं तो किस में बदल जाता है? वाष्प में। चलिए आगे देखते हैं। तापमान में परिवर्तन। बच्चों ताप में परिवर्तन यदि करेंगे तो पदार्थ गलने लगेगा, या ताप में कम कर देंगे तो पदार्थ द्रव से ठोस हो जाएगा, और ज़्यादा कर देंगे तो ठोस से द्रव हो जाएगा। यानी ताप में परिवर्तन में कुछ पढ़ना है, उसे हम लोग देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। वह न्यूनतम ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक। यानी ठोस अवस्था से किसी वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाए, उस ताप को क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। बच्चों सभी का गलनांक अलग अलग होता है। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है, ये सब लिख लेंगे। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संगलन की गुप्त ऊष्मा, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे? आगे हम लोग गुप्त ऊष्मा के बारे में भी जानेंगे, पहले संगलन की गुप्त ऊष्मा सीख जाएं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी बच्चों
यदि कोई वस्तु ठोस अवस्था में है और उसके मेल्टिंग पॉइंट तक लाकर गर्म करने में जितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कणों के में अधिक ऊर्जा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बर्फ था और अब यह है और उसको गर्म किए तो पानी में बदल गया, परंतु उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह गया। तो वह ऊर्जा गया कहाँ? तो बच्चों वह ऊर्जा जो है बर्फ़ के कणों का जो गतिज ऊर्जा है उसको प्रदान करने में खपत हो गया है। तो वह पदार्थ के कणों के गतिज ऊर्जा में बदल गया। कोई दिक्कत? तो इसीलिए ताप बढ़ा नहीं और परंतु उसका अवस्था परिवर्तन हो गया। क्वथनांक सीखते हैं हम लोग। क्वथनांक किसे कहा जाता है बच्चों? यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्वथनांक जो कहा जाता है किसी न्यूनतम ताप पर, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है या खौलने लगता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। देखिए वह दाब वायुमंडलीय दाब पर जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कोई दिक्कत? तो आगे देखते हैं हम लोग क्वथनांक। अच्छा बच्चों, क्वथनांक को प्रभावित करने वाला कुछ कारक भी होते हैं, जैसे वायुमंडलीय दाब। बच्चों यदि दाब बढ़ा दिया जाए पदार्थ में, यदि किसी द्रव का पर दाब बढ़ा दिया जाए तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। कब? जब उसका दाब बढ़ा दिया जाए, उसके सतह पर दाब बढ़ा दिया जाए। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बनाता है गैस तो दाब जल के ऊपर दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिस कारण खाना जल्दी से पक जाता है। देखिए जो जल का क्वथनांक है 373 केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का। आगे देखते हैं। देखिए जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, क्योंकि बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। क्योंकि पानी का गुप्त ऊष्मा बाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। यानी उसमें जो ऊष्मा दे रहे हैं वो पानी के आकर्षण कणों के बीच आकर्षण बल है उसको तोड़ देता है और गतिज ऊर्जा अधिक कर देता है, जिसके कारण कणों के बीच आकर्षण बल कम जाता है और यह आकर्षण बल तोड़ देता है और इसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण यह बाष्पीकृत हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। आप जानते हैं कि वाष्प का गतिज ऊर्जा यानी गैसों का गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है। देखिए अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर वाष्प के कणों उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा रखता है। यानी जब वाष्प है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब पानी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उससे अधिक ऊर्जा रखेगा कौन? वाष्प। तो आगे देखते हैं ऊर्ध्वपातन। बच्चों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहा जाता है, इंग्लिश में इसे सब्लिमेशन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन कहते हैं किसे? कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी कोई पदार्थ है, आप कोई पदार्थ रखे हैं सॉलिड, किधर रखे हैं? सॉलिड। इसको जब आप गर्म करेंगे तो लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट किस में आ जाएगा? सॉलिड से किस में? गैस में आ जाएगा। यानी द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। देखेंगे लिखल है कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वाष्पित हो गैस और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बच्चों ये कह रहा है कि यदि कोई पदार्थ ऐसा हो उसे गर्म किया जाए तो सीधे गैस में बदल जाए, और यदि ठंडा किया जाए तो
यह द्रव में न जाए, सीधे ठोस में बदल जाए, तो इस क्रिया को ही क्या कहेंगे? उदरपातन कहेंगे। और उस पदार्थ को कहा जाएगा उदरपातित पदार्थ। उदरपातित पदार्थ में आ जाता है आपका कपूर। कौन कौन आ जाता है? कपूर, आयोडीन, और आपका आ जाता है कौन? नौसादर, कोई दिक्कत? ये सब याद रखेंगे। आगे देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी वस्तु पर दाब का परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना है। यदि हम सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, कोई सिलेंडर है उसमें गैस ले लें और संपीड़ित करें, तो कैनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगा। यहीं आपको बताया था कि एलपीजी सिलेंडर हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, सब में जो गैस भरा हुआ रहता है वो गैसीय अवस्था में नहीं होता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में रहता है। क्यों? कि उनके कणों के बीच का दूरी बहुत ही कम जाता है। जब दूरी कम जाएगा तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा, आकर्षण बल बढ़ेगा तो वह गैस से द्रव से ठोस में बदल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बाष्पीकरण। आखिर बाष्पीकरण है क्या? अब क्वथन पढ़ें, अब क्वथने के समान एक है बाष्पीकरण। इसमें भी क्वथन में भी बाष्पीकृत होता था, खोलने के बाद क्या होता था? बाष्पीकृत। और बाष्पीकरण में भी बाष्पीकृत हो रहा है, परंतु यह एक निश्चित ताप पर नहीं होता, यह हर एक ताप पर होता है और द्रव के ऊपरी सतह से होता है, न कि संपूर्ण सतह से। परंतु क्वथनांक था जो द्रव के संपूर्ण सतह से बाष्पीकरण की घटना कर रहा था, परंतु बाष्पीकरण द्रव के ऊपरी सतह से करता है और किसी भी ताप पर करता है। यानी एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी ताप पर वाष्प में बदलने लगते हैं, इसी प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। ये बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाष्पीकरण आखिर प्रभावित होगा किससे। तो याद रखें बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। सबसे पहला जो है सतही क्षेत्रफल, यानी सतह का क्षेत्रफल। याद रखें ये यदि कोई तालाब है ऐसे, इसमें इतना में क्या है? पानी भरा हुआ है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। यदि पानी को आप रख दें किसी लोटा गिलास इसमें निकाल लें तो देखते हैं कि उसमें सतह का क्षेत्रफल घट जाता है। चलिए आप एक गिलास पानी को एक गिलास में रखें और वहीं एक गिलास पानी आप एक थाल में रखें, तो देखते हैं कि थाली का पानी का जो क्षेत्रफल है, सतह का क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाता है किसके अपेक्षा? गिलास के पानी के सतह के अपेक्षा। तो यही कह रहा है कि यदि सतही क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो बाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। याद रखें जितना क्षेत्रफल जितना चौड़ा रहेगा उतना ही बाष्पीकरण अधिक होगा। यही कारण है कि आप चाय गिलास से पीने के अपेक्षा जो जो आप प्लेट होता है उससे पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि प्लेट में जल्दी चाय ठंडा हो जाता है और कप में जल्दी चाय ठंडा नहीं होगा। आगे देखेंगे हम लोग तापमान में वृद्धि। बच्चों जब तापमान बढ़ने से बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यानी यदि तापमान बढ़ेगा तो बाष्पीकरण उतना ही तेज़ी से होगा, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वह क्या होता है? जल्दी बाष्पीकृत होने लगता है। यानी तापमान बढ़ने से बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। आर्द्रता। बच्चों आर्द्रता कहते हैं किसे? वायुमंडल में उपस्थित नमी को ही, वायुमंडल में उपस्थित जल कण को ही क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। तो देखिए आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो बाष्पीकरण की दर घट जाएगी, यानी हवा में आर्द्रता बढ़ने से बाष्पीकरण की दर घट जाती है और आर्द्रता कम होने से बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में आर्द्रता बहुत अधिक होता है हवा में। चलिए वायु की गति, यानी आर्द्रता बढ़ने से आप जानेंगे कि बाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वायु की गति, यानी वायु की गति क्या है? जितना तेज़ से हवा चल रहा है, यदि हवा की गति बढ़ जाए तो बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है।
हवा की गति बढ़ जाए तो बाष्पीकरण की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। हवा की गति बढ़ा दिया जाए तो बाष्पीकरण की गति बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। यही कारण है बच्चों कि आप लोग गर्मी के दिनों में पंखे के नीचे रहना पसंद करते हैं, और कपड़ों को भी यदि पंखे के नीचे पसार दिया जाए तो वह जल्दी सूख जाता है। बाष्पीकरण से शीतलता। बच्चों बाष्पीकरण याद रहे, बाष्पीकरण से ठंडक होता है। बाष्पीकरण से क्या होगा? बाष्पीकरण से ठंडक। और क्वथन से क्या होगा? गर्मी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? गर्मी। याद रहे, जब बाष्पीकरण की क्रिया होगा तो ठंडक होगा, और जो क्वथन की क्रिया होगा यानी क्वथनांक की क्रिया होगा, क्वथन की क्रिया, तो क्या हो जाएगा? वहाँ ठंडक, गर्मी महसूस होगा, गर्मी उत्पन्न होता है। तो पूछता है कि बाष्पीकरण से ठंडक कैसे होता है। तो बाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, बाष्पीकरण क्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेती है। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। बच्चों याद रखें, बाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को, यानी उसके कणों का आकर्षण बल लुप्त हो गया था, ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। समझे कि यदि ठंडा पानी है तो उसकी गतिज ऊर्जा तो कम रहता है, और वह सोचता है कि हम पहले की तरह गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लें। तो वो गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा वह अपने आसपास के वातावरण में ऊर्जा रहता है। तो ऊर्जा को ढोकर लाता कौन है? तो ढोकर लाता है हवा। और हवा से जो पानी है, जल है, जो ऊर्जा को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। और ग्रहण कर लेने के बाद क्या हो जाता है वो? तो ग्रहण जब कर लेता है तो हवा से ऊष्मा क्या हो जाता है? घट जाता है। और ऊष्मा जब घट जाता है तो हवा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, जिस कारण वातावरण भी ठंडा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट किसे कहते हैं? बच्चों इससे बढ़िया समझे। कहता है कि किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए, जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए अवस्था में परिवर्तन लाती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बच्चों याद रखें, यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसे हम गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। और यह द्रव अवस्था में आ जाए। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में आ जाए, और इसका तापमान कितना रहे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे। तो सोचिए कि द्रव से गैस बना, ठोस से द्रव बना, और उसके बीच हम उसको गर्म कर रहे थे, तो उसका गर्म करने वाला ऊर्जा गया कहाँ? तो वह ऊर्जा जो ठोस के कण है, उसके कणों के गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खपत हो जाता है। कोई दिक्कत? तो इसी को क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा, यानी बिना ताप बदले हुए। बच्चों याद रखेंगे, बिना ताप बदले हुए किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ही गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। बच्चों आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए, यदि स्थिर ताप पर किसी पदार्थ का द्रव्यमान m तथा आवश्यक ऊष्मा q है, तो गुप्त ऊष्मा का सूत्र क्या हो जाएगा? ऊष्मा बराबर द्रव्यमान गुना गुप्त ऊष्मा। द्रव्यमान गुना गुप्त ऊष्मा, जितना द्रव्यमान रहेगा उतना गुप्त ऊष्मा प्राप्त करेगा, यानी q बराबर ml। L क्या है? लैटेंट हीट है। तो L यानी लैटेंट हीट बराबर q बटा m, यानी ऊष्मा बटा द्रव्यमान। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, जूल प्रति किलोग्राम, एवं इसका अन्य मात्रक है कैलोरी प्रति ग्राम तथा किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, ये सब है। और इसका सूत्र बीमा होता है क्या? L स्क्वायर T इनवर्स 2, L स्क्वायर T इनवर्स 2। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
दूसरे शब्दों में, जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तित होता है तो एक नियत ताप पर उसके कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है या वह एक निश्चित ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है। इसी को क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी कि इसका लैटेंट हिट का सर्वप्रथम प्रयोग 1750 ईस्वी के आसपास जोसेफ ब्लैक ने किया था। नोट कर लेंगे इसे। गुप्त ऊष्मा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोसेफ ब्लैक, एक वैज्ञानिक थे, जोसेफ ब्लैक ने किया था। आजकल इसके स्थान पर एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किया जाता है। आजकल गुप्त ऊष्मा के जगह पर क्या? एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेंगे। आजकल गुप्त ऊष्मा के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। गुप्त ऊष्मा के बारे में कौन बताए थे? जोसेफ ब्लैक। देखिए उदाहरण, किसी बर्फ के टुकड़े को एक बर्तन में गर्म किया जाए तो धीरे धीरे करके पिघलता है। पूरे ठोस के द्रव बन जाने तक उसका तापमान नहीं बढ़ता है, तापमान उतना रह जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा। संपीड़िता किसे कहा जाता है बच्चों? संपीड़िता पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। संपीड़िता पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बाहरी बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इसी गुण को संपीड़िता कहा जाता है। गैस और द्रव का संपीड़न होता है। गैस और द्रव का संपीड़न हो पाता है परंतु ठोस का संपीड़न नहीं हो पाता। हम लोग जानते हैं ठोस का संपीड़न नहीं हो पाता है, गैस और द्रव का होता है, पर फिर भी द्रव का बहुत ही कम होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बर्तन में गैस का भर जाना। जब गैस को बर्तन में डाला जाता है तो गैस के कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से फैल जाते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि इसका गैसों का गतिज ऊर्जा बहुत ही हाई होता है, बहुत ही अधिक होता है। उसके कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत कम होता है, गतिज ऊर्जा अधिक होता है, जिस कारण यदि हम किसी बर्तन में इसे डालेंगे तो यह पूरे सतह पर फैल जाएगा, पूरे यानी चारों तरफ सगर फैल जाता है और बर्तन को पूरी तरह भर देता है। यानी कि यदि किसी कमरा या किसी बर्तन को पूरी तरह यदि भरना रहे कुछ से तो कौन भरेगा? गैस भरता है। आगे घनत्व किसे कहते हैं बच्चों? घनत्व पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। यानी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। और आयतन क्या होता है? आयतन का मात्रक क्या होता है? हम लोग जानते हैं मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब। यानी क्या होता है? घनत्व का मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब क्या है? घनत्व का मात्रक। यदि घनत्व का बीमा पूछे बच्चों, घनत्व का बीमा क्या होता है? तो केजी क्या है? एक द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान को हम लोग सूचित करते हैं एम से, और मीटर को लंबाई से, तो एम एल इनवर्स 3 T0। ये क्या होता है? इसका बीमा होता है। तो लिख लेंगे हम लोग। देखिए गतिज ऊर्जा पदार्थ के कणों के गति के कारण पदार्थ के अंदर, हम जानते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और यही ऊर्जा यानी पदार्थ के कणों का गतिज ऊर्जा ही कणों के ऊर्जा जो होता है गति जो करते रहता है। गैसों के कणों में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है, व द्रव में ठोस के से द्रव में और ठोस के कणों से कम गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है अधिक, व द्रव और ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा कम होता है। गतिज ऊर्जा पदार्थ के कणों के गति के कारण सब उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। कोई दिक्कत? गतिज ऊर्जा यानी पदार्थ के कण जो हैं वो गति कर रहा है तो क्या कहलाएगा? गतिज ऊर्जा कहलाएगा।
वह न्यूनतम ताप जिस पर संपूर्ण द्रव ठोस अवस्था में आ जाए उस न्यूनतम ताप को हिमांक कहते हैं। बच्चों हिमांक यानी जमना, हिम हिम मतलब जमना, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट उसे कहता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर संपूर्ण द्रव ठोस अवस्था में आ जाए उस न्यूनतम ताप को हिमांक कहते हैं। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। बच्चों पदार्थ का जो चतुर्थ अवस्था है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा का निर्माण उच्च ताप पर होता है जिस कारण सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा पाया जाता है। यानी सूर्य और तारा में जो हाइड्रोजन होता है वो किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा की अवस्था में। प्लाज्मा आयनन के रूप में पाया जाता है। प्लाज्मा आयन के रूप में पाया जाता है, यानी कोई भी गैस हो तो वह आयन के रूप में पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो प्लाज्मा। तो पृथ्वी के कौन सा वायुमंडल कौन सा भाग में प्लाज्मा पाया जाता है? पृथ्वी के कौन सा है? तो आयन मंडल में। पृथ्वी पर कहाँ? आयन मंडल। आयन मंडल पर में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। हम लोग लिख लेंगे आयन मंडल, पृथ्वी का आयन मंडल में प्लाज्मा पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। BEC। अच्छा क्या कहा जाता है? BEC बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पदार्थ की पांचवी अवस्था के क्या कहते हैं? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बच्चों अब हम लोग गुप्त ऊष्मा के प्रकार। गुप्त ऊष्मा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि गुप्त ऊष्मा कहते किसे हैं। तो गुप्त ऊष्मा कहा जाता है कि बिना ताप बदले हुए किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है उसमें अवस्था परिवर्तन करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब गुप्त ऊष्मा को दो भागों में बांटा गया है, गलन की गुप्त ऊष्मा और बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है और एक विशिष्ट ताप तक पर यह गलने लगता है। इस ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। इस ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? यह ऊष्मा की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान के द्रव को संपूर्ण रूप से बिना ताप परिवर्तन के वाष्प अवस्था में बदल देता है। सब याद रखेंगे। चलिए थ्योरी हम लोग का इतना ही था। आगे से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बहुत प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके आगे वाले वीडियो में हम लोग जो अपने बुक भारतीय भवन है उससे उसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो ये थ्योरी आप लोग सब समझ जाएं और इसमें जो एक्स्ट्रा जो कुछ बताया गया है उसे आप लोग नोट करते जाएं। अच्छा यहाँ पर कुछ और बताना चाहेंगे बच्चों। अब हम आप लोग को ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक जो होता है केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। ये लिख लेंगे, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। परंतु हम लोग ताप को कैसे मतलब किस प्रकार लिखते हैं, कितने प्रकार से लिख सकते हैं? तो ताप को लिखा जाता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर। ये चार में हम लोग चार में क्या लिखते हैं? ताप को लिखते हैं। अच्छा ये देखते हैं कि इसको बदला कैसे जाता है। तो बदलने के लिए एक सूत्र लिख लें सब। C-0/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32
बटा 180 और बराबर में लिख लेंगे r माइनस 0 बटा 80। r माइनस 0 बटा 80। 1 मिनट। क्या होगा 80। ये होता है ताप को चेंज करने में, दूसरे को परिवर्तित करने, अलग अपने अपने अलग अलग चेंज करने में ये काम देता है। ये प्रमुख सूत्र है। इसी को और हम और अच्छा से लिख दें, छोटा रूप में लिख दें। इसे आप लोग लिख लेंगे। छोटा रूप में कैसे लिखाएगा? तो लिखाएगा C/5 बराबर K माइनस 273 बटा 5 बराबर बराबर F माइनस 32 बटा 9। F माइनस 32 बटा 9 बराबर R बटा R बटा 4। ये क्या होता है? सूत्र है। इसे लिख लेंगे। और यदि आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो आएगा कि C और K यानी डिग्री सेल्सियस और केल्विन मतलब इसको संबंध स्थापित करें, तो ये दोनों में जो आएगा डायरेक्ट सूत्र लिख लें कि C बराबर जो सूत्र होता है C बराबर K पेन काम नहीं कर रहा है। C बराबर जो है C बराबर K प्लस 273 होता है। ये लिख लेंगे, इसी पर बनाएंगे बच्चों। जैसे इस पर एक उदाहरण यदि हम देख लें, यदि दिल रहे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदले। किस में बदले? केल्विन में बदले। तो कैसे सूत्र लगाएंगे हम? 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलेंगे? तो डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे हम लोग। क्या? C बराबर K प्लस 273। इसीलिए 0 बराबर K प्लस 273, तो K बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 273। यानी K का मान कितना होगा? माइनस 273। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए C बराबर होता है C बराबर K प्लस 273। तो 0 इधर रख दिया, 273 को इधर ज़्यादा लाएंगे बराबर की साइड में, तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसी प्रकार आप लोग भी बदल सकते हैं। आप लोग इस प्रकार बता सकते हैं कि यदि हमारे शरीर का ताप कितना होता है? हमारे शरीर का ताप जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। हमारे शरीर का मनुष्य का शरीर का ताप कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसे आप लोग केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में बदलें। तो डिग्री सेल्सियस में हम लिख देते हैं मनुष्य का तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बच्चों। लिख लेंगे मनुष्य का तापमान लगभग 37, मनुष्य का शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आप लोग लिख लें।
तो इसी के साथ ये हम लोग का जो थ्योरी था ख़त्म हो गया, और आगे बहुत सारे प्रश्न हम लोग करेंगे। और जो बच्चों जिनका छूट चुका है वो इससे थ्योरी को भी लिख लें और अच्छा से समझ जाएं, और आगे भी इसी प्रकार आपका किताब में बनाने के लिए दिया हुआ है, बना लेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग जो किताब है उससे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।